नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 23 में हमने 4 वे ट्रैफिक लॉ का प्रोग्राम को सॉल्व किया था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो कृपया उस लेक्चर को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने स्टेल इंस्ट्रक्शन का यूज करके 4 वे ट्रैफिक रूल का प्रोग्राम बनाया था। आज हम लेक्चर नंबर 24 में डाटा ट्रांसमिशन में जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, लाइक मूव, देख लीजिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा, मूव, डीमूव, मूव विथ पल्स, डीमूव विथ पल्स, बी मूव, एफ मूव, मूव आर और डी मूव आर इंस्ट्रक्शन का यूज करना सीखेंगे कि इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम कैसे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स कहाँ से कहाँ हम डाटा को भेज सकते हैं, किस में डाटा को नहीं भेज सकते हैं, इन सब लिमिटेशन और इसके सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे और सॉफ्टवेयर में इस इंस्ट्रक्शन का कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर नंबर 24 में बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लेक्चर नंबर 24 का थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो कृपया उसको थ्योरी पार्ट में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अभी यहाँ पे ये समझेंगे कि हम इसका यूज हम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, वहाँ मैंने थ्योरी में आपको बताया था। देखिए मूव ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, डीमूव लिखने का मतलब ये 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मूव मीन्स 16 बिट होता है, 16 बिट को हम वर्ड बोलते हैं और 32 बिट को 2 वर्ड बोलते हैं, तो ये डबल वर्ड, डी का मतलब डबल वर्ड भी हो जाता है, तो डी मूव हम बोल देते हैं। मूव विथ पल्स, मूव विथ पल्स का ये मतलब है कि जैसे ही आप इनपुट को ऑन करेंगे तो फर्स्ट स्कैन में ही डाटा मूव हो जाएगा, उसके बाद डाटा कभी मूव नहीं होगा और जो आप चाहे ऑन खींचा हूँ समय तक के लिए रखिए। जैसे कि बेसिक इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था PLS, PLF, LDP, LDF, NP और PN, तो जस्ट लाइक वैसे ही है कि जहाँ हम एक स्कैन में हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। ये 32 बिट के लिए। ये बी मूव भी मीन्स ब्लॉक मूव है, एक ब्लॉक का डाटा दूसरे ब्लॉक के डाटा में मूव किया जाता है और इसमें एक साथ में कई सारे डाटा मूव किया जाता है, कई ब्लॉक का डाटा कई ब्लॉक में मूव किया जाता है। ये एफ मूव मतलब होता है फील्ड मूव, मीन्स एक ब्लॉक का डाटा जो पूरे ब्लॉक में एक रजिस्टर, या फिर ऐसे समझ लो एक रजिस्टर का डाटा अगर हम 100 रजिस्टर में भेजना चाहते हैं तो हम एफ मूव फील्ड मूव का यूज़ करेंगे। ये मूव आर और डी मूव आर यूज फॉर अ फ्लोट वैल्यू ट्रांसफ़र, जब हमको फ्लोट वैल्यू ट्रांसफ़र करना होता है। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू और फ्लोट वैल्यू के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 24 में बताया है और इसका डिस्कशन मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी करूंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लो जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो डेसिमल में नहीं, मीन्स दशमलव में नहीं होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये एक हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है, आप यहाँ पे देख लो। जैसे कि मैं अगर ये लिखूँ 1 2 3 कुछ भी 4, ये एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं ये लिख दूँ 1.2 कामा ये मैं बोल दूँ 1.2345 कुछ भी, मीन्स अगर दशमलव में रिप्रेजेंट किया तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे हम फ्लोट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो जो दशमलव वैल्यू होती है उसे फ्लोट वैल्यू बोलते हैं और जो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 1 2 3 100 200 500 ये सब एग्जैक्ट वैल्यू है। इन सब के बारे में अभी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था। डोंट सेव करेंगे इसको। यहाँ पे देख लीजिए मैं डाटा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इन सब थ्योरी में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा, लेक्चर नंबर 24 थ्योरी लेक्चर, बेहतर तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने डी लिखा है, डी मीन्स डाटा रजिस्टर है। ये एक हमारा डाटा है, हम डाटा को देखिए कैसे कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मूव इंस्ट्रक्शन या डिमूव इंस्ट्रक्शन जो भी यूज करते हैं तो हमको एक लिमिटेशन होता है कि डाटा को हम कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ नहीं मूव कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास डाटा रजिस्टर है तो एक डाटा रजिस्टर की वैल्यू दूसरे डाटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे डाटा रजिस्टर का वैल्यू दूसरे डाटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स मैंने एरो बोथ साइड बनाया है, मीन्स इस डाटा रजिस्टर का वैल्यू इस डाटा रजिस्टर में चल जाएगा और इस डाटा रजिस्टर की वैल्यू इस डाटा रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है। ये डाटा रजिस्टर डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये D1 का डाटा D2 में चला जाए, D2 का डाटा D1 में चला है, तो ऐसे मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डाटा रजिस्टर की वैल्यू को हम किसी टाइमर में मूव करा सकते हैं या फिर टाइमर की वैल्यू हम डाटा रजिस्टर में मूव करा सकते हैं। देखिए डाटा रजिस्टर की वैल्यू हम काउंटर में मूव करा सकते हैं या फिर काउंटर की वैल्यू डाटा रजिस्टर में भी मूव करा सकते हैं। डाटा रजिस्टर की वैल्यू ये EF मैंने यूज़ किया है, इसको हम फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं या फिर इंडेक्स रजिस्टर के भी नाम से हम जानते हैं। तो देखिए जो रजिस्टर का डाटा है
उसको हम इंडेक्स रजिस्टर में दे सकते हैं या फिर इंडेक्स रजिस्टर का डाटा हम किसी डाटा रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक डाटा को कैसे कैसे कहाँ भेज सकते हैं इस सब के बारे में बताया। मैं अभी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया। कांस्टेंट का मतलब ये समझ लें, अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि K50, आप चाहते हैं कि 50 को मूव करना, तो कहाँ मूव कर सकते हैं। 50 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू को आप डाटा रजिस्टर में मूव कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को टाइमर में मूव कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को आप काउंटर में मूव कर सकते हैं। देखिए वन साइड एरर लगाया हूँ, लेकिन किसी डाटा रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट में मूव नहीं कर सकते। कांस्टेंट यूनिट लेस होता है, मीन्स मेमोरी लेस होता है। किसी टाइमर की वैल्यू को आप किसी कांस्टेंट में मूव नहीं करा सकते हो, ठीक है। हम मूव वही कराएंगे जिसके पास कैपेसिटी हो, मीन्स 16 बिट 32 बिट का वो डाटा रजिस्टर हो। उसके बाद जो कांस्टेंट होता है तो मेमोरी लेस होता है, तो उसमें हम मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ के लिखने का मतलब ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एच लिखने का मतलब हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होगा और बी लिखने का मतलब बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ होंगे। अच्छा, एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, जब हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे तो इंडेक्स रजिस्टर लिमिट होता है, मीन्स E0 से लेके E7 तक हम इंडेक्स रजिस्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि E0, E1, E2, E3 कर करके आप E7 तक जा सकते हो। मीन्स टोटल 0 से लेके 7 तक नंबर यूज करोगे तो टोटल इंडेक्स रजिस्टर 8 मिल जाएगा। अच्छा, कंजिक्यूटिव होता है, जहाँ इंडेक्स रजिस्टर E यूज करेंगे वहाँ पे F भी यूज करना पड़ेगा, दोनों एक साथ में यूज होता है, अदरवाइज प्रोग्राम एरर दिखाने लगेगा, ठीक है। अच्छा, मूव इंस्ट्रक्शन आप ये भी समझ लीजिए, इसमें कॉपी और पेस्ट होता है डाटा। जैसे कि D10 का डाटा D20 में मूव करना है तो D10 से डाटा हम मूव कराएंगे D20 में, तो D10 में भी डाटा रहेगा और D20 में भी वो डाटा मूव हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी पेस्ट बोलते हैं। कट पेस्ट नहीं है कि हमारा अगर D10 से डाटा हमने मूव करा के D20 में कर दिया है तो D10 में 0 हो गया, D10 में कोई डाटा नहीं है, ऐसा नहीं है। D10 में भी डाटा रहेगा, D20 में भी डाटा चला जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके भी अभी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। ये सब मैंने थ्योरी लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया, ये मैं आपको बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप इसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओ। अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं देखे तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और अपने WPL सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस खुल के ओपन हो गया है। फाइल पे जाइए, सॉरी यहाँ पे न्यू एक प्रोजेक्ट बनाइए। इन सब पॉइंट के बारे में मैंने बता रखा है, तो इसको ओके कर दीजिए। मैं बेसिक से ही बताते आ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए लेडर डायग्राम मोड हमारा ओपन हो गया। अब हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हम ये देखते हैं कि मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे एक इनपुट ले लीजिए x0 और मूव इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो इसमें डाटा ट्रांसमिशन में। सॉरी, आप यहाँ पे आ जाओ डाटा ट्रांसमिशन में। डाटा कंपैरिजन के नाम से इसमें दिया है, तो आप डाटा कंपैरिजन को ओके कर लो। यहाँ पे देखिए मूव विथ बी मूव दिया है, डी मूव दिया है, आप एफ मूव दिया है, डी एक्सचेंज दिया है, एक्सचेंज दिया, तो आप यहाँ से मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। मूव इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है तो आप इसको ओके कर दो, अदरवाइज मैं आपको इंस्ट्रक्शन लिख के भी बताऊंगा, तो आप एक बार यहाँ से लेके ओके कर लो, ठीक है। देखिए मूव इंस्ट्रक्शन में ये सोर्स होता है और ये डेस्टिनेशन होता है। मीन्स एक जगह का डाटा दूसरे जगह भेजना होता है। मीन्स जहाँ से हम डाटा भेजते हैं वो सोर्स होता है, और जहाँ को हमको भेजना है मीन्स जिस जगह भेजना है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा सोर्स है, तो सोर्स में हम के एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं अभी के लिए आप, और ये पूछ रहा है एड्रेस या वैल्यू आप कितना मूव करना चाहते हैं। तो अब मैं सपोज मैं यहाँ पे 100 मूव करना चाहता हूँ कि 100, और किस में मूव कराना चाहता हूँ उसके लिए ये डेस्टिनेशन है। आप टाइमर में काउंटर में डाटा रजिस्टर में फ्लैग रजिस्टर मीन्स ई और एफ इंडेक्स रजिस्टर या फिर फ्लैग रजिस्टर इसे बोल लो, इसमें किस में मूव कराना चाहते हैं। तो मैं अभी एक डाटा रजिस्टर में मूव कराना चाहता हूँ, और ये पूछ रहा कि वो कौन सा डाटा रजिस्टर यूज करना चाहते हैं आप, D0, D1, D2। तो कुछ भी जो डाटा रजिस्टर आपको यूज करना है वो डाटा रजिस्टर यूज करना चाहते हो तो आप कर लो। मैं अभी D1 डाटा यूज करना चाहता हूँ, तो D1 डाटा यहाँ पे कर दो और इसके बाद ओके कर दो। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा मूव इंस्ट्रक्शन का।
K100 मूव हो जाएगा D1 में। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। या फिर चलिए मैं एक और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख देता हूँ। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए और यहाँ पे F9 से एक वर्टिकल लाइन लीजिए और यहाँ पे अगर मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन लिखिए MOV मूव, और आप कहाँ से कहाँ, जैसे मैं सपोज कि 500 की वैल्यू D10 में मूव करना चाहता हूँ तो स्पेस D10। तो आप ऐसे भी लिख के इंस्ट्रक्शन लिख के आप ये ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से जाना चाहते हो, कई लोगों में ये इंटरफेस खुल के नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, F6 पे चले जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन ओके करेंगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस खुल के मिल जाएगा आपको। और आप यहाँ से ट्रांसमिशन कंपैरिजन बॉक्स पे चले जाइए और वहाँ से आपको मूव इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिंटेक्स लिख के देख लीजिए मूव कैसे। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और हम देखते हैं जो K100 है वो D1 में मूव होता है या नहीं, और K500 की वैल्यू D10 में मूव होता है कि नहीं। तो हम इसको करके हम चेक कर लेते हैं। सिमुलेट कीजिए प्रोग्राम को। अगर आपका प्रोग्राम सही होगा तो कंपाइलिंग इज कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा, एरर दिखाने लगेगा। कर दीजिए, ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ये स्टॉप लिख के आ रहा है, मीन्स अभी कुछ प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ठीक है आप कर सकते हैं। मीन्स अगर आप रन करके करना चाहते हो तो रन करके भी आप कर सकते हो। तो मैंने रन कर दिया और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए। अब देखिए जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूँगा ये हमारा K100 की वैल्यू D1 में मूव हो जाएगा, K500 की वैल्यू D10 में मूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे मूव होगा। सेट ऑन करते हैं, सेट ऑन कर दिया। सेट ऑन करने के बाद देखिए D1 में हमारा 100 मूव हो गया है और D10 में K500। ये K लिखने का मतलब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू D10 में 500 मूव हो गया। तो हम ऐसे इंस्ट्रक्शन का मूव का यूज़ करके हम सिर्फ 16 बिट का डाटा मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगेन इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो ऑनलाइन मोड पे चले जाओ। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, देखिए ये 16 बिट का डाटा है। मूव इंस्ट्रक्शन सिर्फ 16 बिट के लिए यूज होता है। तो 16 बिट का लिमिट क्या होता है 32,767। तो हमें यहाँ पे के 32,767 में लिख देता हूँ, ठीक है 32,767। इसको ओके कर दीजिए, प्रोग्राम हमारा ओके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं यूज करूँ तो ये मूव नहीं करेगा। मैं ऊपर वाले में करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं जहाँ की 100 लिखा हूँ तो 100 में इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 32,768। 1 पॉइंट भी मैं अधिक चला गया तो ये एरर दिखाने लगेगा। जैसे कि मैं ओके करूँगा, देखिए इनपुट एरर दिखा रहा है क्योंकि जो आउट ऑफ रेंज है ये हमने मूव इंस्ट्रक्शन 16 बिट के लिए यूज़ किया और लेकिन डाटा हमारा 16 बिट से आउट ऑफ रेंज है, मीन्स 32 बिट में आ जाता है 32,768। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समझने के लिए 35,000 लिख दूँ एक सिंपल, तभी भी एरर दिखाएगा क्योंकि 32,767 से अधिक है तो एरर दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 16 बिट के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे आप। अब देखिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज हम किसी टाइमर या फिर काउंटर में कैसे करते हैं उसको आप एक बार समझ लीजिए। तो इस पूरे प्रोग्राम को डिलीट करना चाहते हैं तो Ctrl+A सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए मूव इंस्ट्रक्शन का यूज हम किसी टाइमर काउंटर में कैसे करेंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे एक इनपुट ले लीजिए सपोज X0 और हम यहाँ पे मूव करा देते हैं, कोई भी डाटा मूव करा देते हैं MOV। मूव के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MOV मूव, और मैं मूव करा देता हूँ D10 का डाटा, मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू भी मूव करा सकते हैं और मैं K100 मूव करा देता हूँ D5 में, स्पेस D5। तो K100 हमारा सोर्स हो जाएगा D5 मीन्स डाटा रजिस्टर हो जाएगा। ये हमारा मीन्स डेस्टिनेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लूँ K500 तो ये 444 ले लेता हूँ, कुछ ऐसे ही ओके करूँगा तो इनपुट एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट डाटा दूसरे कांस्टेंट पर कैसे मूव होगा क्योंकि ये यूनिट लेस है। तो आपको यहाँ पे मेमोरी काउंटर कुछ भी यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप यहाँ से T0 टाइमर में मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पे T0 भी ले सकते हैं जो टाइमर पे आप मूव कराना चाहते हो। अदरवाइज आप डाटा रजिस्टर में भी ले सकते हैं। तो मैं D6 डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ, ओके करा देता हूँ। और ठीक है, यहाँ से मैं एक इनपुट और ले लेता हूँ LD स्पेस X2 ले लेता हूँ।
और यहाँ से मैं एक टाइमर ले लेता हूँ। तो टाइमर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, TMR, और मैं यूज कर लेता हूँ T1। और यहाँ पे यहाँ पे हम प्रीसेट वैल्यू के लिए के 100 के 200 के कुछ भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं D6 यूज़ कर लेता हूँ। D6 टाइमर में D6 यूज कर लेता हूँ। ये D6 में हमारा जो एक प्रीसेट वैल्यू आएगी, जो D6 में यहाँ पे मूव किया हूँ, मीन्स के की वैल्यू के 100 D6 में मूव हो जाएगा, और D6 की वैल्यू जो इसमें 100 होगा वही यहाँ पर आ जाएगा इस टाइमर के लिए, और ये हमारा टाइमर चलने लगा। इस टाइमर से मैं एक आउटपुट ऑन करा लेता हूँ, LD स्पेस T1, ओके कर दीजिए। यहाँ से एक आउटपुट OUT आउट Y0 कुछ भी आउटपुट को ऑन करा लीजिए, ओके कर लीजिए। ये हमारा देखिए, ये हमारा टाइमर कस्टमाइज्ड टाइमर हो गया। हम यहाँ से के की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, यहाँ पे ये टाइमर उसके अनुसार से चलता रहेगा। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं एक बार, फिर सिमुलेट कर दीजिए इसको। यहाँ पे चले जाइए, कम्युनिकेशन मोड पे चले जाइए, अनलाइन कर दीजिए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। अब हम इसकी वर्क समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा, के 100 की वैल्यू जो हमारी है वो D6 में मूव हो जाएगी, और D6 डाटा रजिस्टर है, तो D6 में जो वैल्यू आएगी वही D6 यहाँ पे भी, जहाँ मैंने D6 डाटा रजिस्टर यूज करूँगा वहाँ वैल्यू चली जाएगी। तो अब ये टाइमर की वैल्यू जो D6 डाटा रजिस्टर में है उसी के अनुसार ये हमारा टाइमर चलेगा। जैसे X0 का मैं पढ़ूँगा, देखिए यहाँ पे K0 लिखा है। अभी जैसे ही मैं सेट ऑन करूँगा, यहाँ पे देखिए के 100 चला गया, यहाँ पर डाटा रजिस्टर में के 100। अब हमारा जो टाइमर है T1 मैंने यूज़ किया है, मीन्स 100 मिलीसेकंड का टाइमर है, तो ये हमारा 10 सेकंड के लिए चलेगा। और 10 सेकंड के लिए क्यों चलेगा, मैंने लेक्चर नंबर टाइमर लेक्चर में मैंने बताया था। अब देखिए, जैसे X2 को मैं सेट ऑन करूँगा, ये हमारा 10 सेकंड के बाद हमारा आउटपुट को ऑन कर देगा। ठीक है, इसको आप भी कर सकते हो। देखिए, ये हमारा टाइमर चलने लगा, 10 सेकंड के बाद हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड बाद हमारा आउटपुट क्या हुआ, ऑन हो गया। मीन्स ये जो D6 में जो हमारा डाटा है उसके अनुसार हमारा टाइमर चलेगा। अभी देखिए, इसको मैं प्रोग्राम में अगर कस्टमाइज टाइमर करना चाहते हैं, मीन्स टाइमर को चलाना चाहते हैं बार बार, मीन्स डिफरेंट, अभी आपने 10 सेकंड के लिए चलाया, अगर आप 20 सेकंड के लिए चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू लिया है, यहाँ पे आपको एक डाटा रजिस्टर की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आप उसको भी देख लीजिए। अगेन इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो अनलाइन मोड पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम को एडिट कर दूँगा। ठीक है, जो मैंने के 100 यूज़ किया है, यहाँ पे एक मैं डाटा रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ, D1 में डाटा रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ। आप कुछ भी डाटा रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल कर दीजिए, सिमुलेट कर दीजिए इस प्रोग्राम को। अब यहाँ D1 डाटा रजिस्टर यूज कर लिया है। अब इस D1 में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो D6 में चला जाएगा। D6 की वैल्यू हमने एक टाइमर को दे रखा है, तो जो वैल्यू D6 में होगा उसी के अनुसार हमारा ये टाइमर चलेगा। अब देखिए, D1 में हमें चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे चले जाइए कर्सर और चेंज प्रेजेंट वैल्यू चले जाइए और यहाँ पे D1 डाटा रजिस्टर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे के लिखिए। के लिखने का ये मतलब है कि कांस्टेंट को हम मूव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो के अगर मैंने H लिख दिया तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा, B लिख दिया तो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे के 150 देना चाहता हूँ, मीन्स 15 सेकंड का टाइमर देना चाहता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इतना मैं इसकी प्रीसेट वैल्यू देना चाहता हूँ। अब इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। इसको जैसे ही मैं सेट ऑन करूँगा D6 में चला जाएगा ये 150 और 150 D6 यहाँ पे भी चला जाएगा। अब मैं सेट ऑन किया। अब देखिए, इसको मैं सेट ऑफ करता हूँ। देखिए, D6 में कितना आ गया 150, यहाँ पे भी 150। अब यहाँ पे X2 को मैं जैसे ही यूज करूँगा, सेट ऑन करूँगा, ये हमारा टाइमर चलने लगा। 150 प्रीसेट वैल्यू है, इतनी काउंटिंग करेगा और चलेगा सिर्फ 15 सेकंड के लिए। ठीक है, 15 सेकंड के बाद आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। अभी मैं देखिए 15 सेकंड के बाद आउटपुट हमारा ऑन हो गया। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू चेंज करके यहाँ पे D1 की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ के, और यहाँ पे मैं इसको 15 सेकंड के बजाय 20 सेकंड चलना चाहता हूँ तो के की वैल्यू यहाँ पे 200 रखेंगे। 200 यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, और इसको फिर काट दीजिए। और जैसे ही मैं इसको देखिए सेट ऑन करूँगा, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा डिफरेंट। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, 150 से ही हमारा टाइमर चलने लगा। ये हमने 20 सेकंड के लिए टाइमर चलाना चाह रहा था, लेकिन 20 सेकंड के लिए नहीं चला। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे 200 पुट किया। अगेन इसको एक बार देखिए, मैं यहाँ पे चेंज प्रेजेंट वैल्यू चेंज करिए, यहाँ पे
के और मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। तो ये 500 मैं 500 लिख देता हूँ, मीन्स 50 सेकंड के लिए हमको टाइमर चलाना था। बट मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये 200 से काउंटिंग करना चालू कर देगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर वैल्यू 200 से काउंटिंग करना ओके कर देगा। देखिए 200 से ऊपर काउंटिंग करना शुरू कर दिया। ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, मीन्स टाइमर हमारा 0 से काउंटिंग नहीं किया। तो इसके लिए हम एक मीन्स इसको हमको रीसेट करना पड़ेगा टाइमर को। अगेन हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे और कस्टमाइज इसको बना सकते हैं। तो अगेन इसको ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप जब भी मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि जैसे आप मूव इंस्ट्रक्शन के द्वारा किसी टाइमर में मूव कर दिया डाटा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू टाइमर की होगी तो टाइमर हमारा उसी से काउंटिंग करने लगेगा। तो ऐसे केस में हम इसको डिलीट करते हैं। देखिए, और यहाँ पर मैं RST इंस्ट्रक्शन का यूज करूँगा, RST, और रीसेट कर दूंगा T1 टाइमर को। ओके कर दीजिए और यहाँ से एक पैरेलल वर्टिकल लाइन लेते हैं F9 की हेल्प से, और यहाँ से हम मूव इंस्ट्रक्शन MOV मूव D1 स्पेस D6। अब देखिए, अब जो भी डाटा यूज करोगे ये टाइमर उतने सेकंड के लिए चलने लगेगा। इसको हम कंपाइल कर देते हैं। अच्छा, मैंने रीसेट इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखा, फिर मूव इंस्ट्रक्शन उसी ब्रांच में मैंने नीचे क्यों लिखा, ये सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मूव इंस्ट्रक्शन ऊपर और रीसेट इंस्ट्रक्शन नीचे लिखे होते तो ये प्रोग्राम हमारा चलेगा नहीं, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने रीसेट इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा, क्योंकि पहले टाइमर को रीसेट करेगा, देन आफ्टर डाटा को मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे डाटा दे देता हूँ चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे D1 में मैं पुट कर देता हूँ के 100 पुट कर देता हूँ। 10 सेकंड के लिए चलाना चाहता हूँ तो प्रीसेट वैल्यू 100 पुट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं सेट ऑन कर देता हूँ। ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर को मैं सेट ऑन कर देता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस पल्स की आवश्यकता होती है। तो इसको देखिए, हम इसको सेट ऑन कर देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अभी टाइमर की प्रीसेट वैल्यू 0 है, इसीलिए हमारा टाइमर ऑन है। मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ, सेट ऑफ। अब इसको मैं सेट ऑन X0 को सेट ऑन करूँगा तो D1 की वैल्यू किस में मूव हो जाएगा, D6 में। सेट ऑन कर दिया, D6 में मूव हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं X2 को मूव ऑन करूँगा टाइमर हमारा चलने लगेगा। अब देखिए टाइमर हमारा 10 सेकंड के लिए चलेगा। 10 सेकंड के बाद आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड वेट कर लीजिए, आउटपुट ऑन हो गया। अब यहाँ पे चले जाइए सॉरी। अब देखिए मैं D1 में मूव कराना चाहता हूँ कि 300, ठीक है, सॉरी 300 में मूव कराना चाहता हूँ। 300 का मतलब हमारा 30 सेकंड के लिए टाइमर चलेगा। तो यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D1 में 300 आ गया है, D6 में 100 है, क्योंकि जो हम इसके पहले कितनी वैल्यू को स्टोर कराए थे, इसमें 100 को स्टोर कराए। तो अब हम D1 में 300 मूव कराना चाहते हैं, D1 का डाटा D6 में। अगेन इसको सेट ऑन करिए। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो टाइमर है 100 से काउंटिंग नहीं करेगा, अब 0 से काउंटिंग करेगा। इसको मैं सेट ऑन कर देता हूँ, सॉरी इसको सेट ऑन कर देता हूँ। अब इसको मैं सेट ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा टाइमर कितने से चलने लगा, 0 से चलने लगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारा टाइमर 100 या फिर जो भी प्रीवियस वैल्यू था उसी से चलने लगा। तो हमको जब भी हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे और टाइमर को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो हमको रीसेट इंस्ट्रक्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि डीमूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, फ्लोट वैल्यू का मूव यूज कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम अगेन इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर इस प्रोग्राम को इरेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और इस पूरे प्रोग्राम को Ctrl+A से सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब हम डीमूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना सीख लेते हैं। अब एक्शन में मान लीजिए कोई इनपुट ले लिया और डीमूव इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से भी ले सकते हो और ट्रांसमिशन कंपेरिजन से या फिर इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए डीमूव। अब देखिए डीमूव डाटा की वैल्यू कहाँ मूव कराना चाहते हैं। मैं मान ली एक पहले कांस्टेंट वैल्यू को मूव कराना चाहता हूँ तो डीमूव है हमारा 32 बीट के लिए, तो 32,767 से हम ऊपर की वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 10 लाख मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है, 32,767 से ऊपर है तो 10 लाख मूव कराना चाहता हूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। और इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ डाटा रजिस्टर D5 में। तो
D5 में मूव कराना चाहता हूँ तो इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ये ओके हो गया। डी मूव जैसे ही X0 को मैं प्रेस करूँगा तो ये 10 लाख ये डाटा हमारा D5 में मूव हो जाएगा। तो D5 जो डाटा रजिस्टर है वो 16 बिट का होता है, तो 32 बिट को कैसे स्टोर करेगा? तो इसके बाद जो D6 डाटा रजिस्टर आएगा वो हमारा इसका जो हायर, ये हमारा जो 10 लाख है इसमें हमको 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया था। एक हायर बीट 16 हायर बीट और 16 लोअर बीट। जो 16 हायर बीट होगा D6 में स्टोर हो जाएगा, जो 16 बिट लोअर होगा वो D5 में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, ऑनलाइन कर दीजिए, प्रोग्राम को रन मोड में डाल देते हैं। देखिए जैसे ही डीमूव X0 को मैं प्रेस करूंगा ये 10 लाख वैल्यू D5 में मूव हो जाएगा। तो D5 में केवल नहीं मूव होगा, D6 में भी जाएगा, जो 16 बिट हायर 16 बिट होगा D6 में चला जाएगा। तो देखिए इसको मैं जैसे ही सेट ऑन करता हूँ, सेट ऑन कर दिया और देखिए D5 में 10 लाख ये दिखा रहा है, बट ये D5 में केवल नहीं है, D6 में भी ये डाटा गया होगा। इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करने। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, एडिट मॉनिटरिंग डिवाइस पे आ जाइए और यहाँ पे हम D6 में D5 D6 का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए D5, इनपुट को ओके कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए D6, क्योंकि हमने ये जो डाटा यूज़ किया है 10 लाख ये हमारा 16 बिट से अबव है। तो 32 बिट में आएगा तो हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है D6 में K15 और यहाँ पे D5 में ये वैल्यू हमको स्टोर मिल गया 16,990। मीन्स ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है कि D5 में ये वैल्यू है लोअर 16 बिट और D6 में हायर 13 बिट ये स्टोर हुआ है। अगर इसको फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डाटा फॉर्मेट पे चले जाइए। डाटा फॉर्मेट पे जाकर साइन और साइन हेक्साडेसिमल में अगर देखना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल में ओके कर दीजिए। देखिए H लिखने का मतलब हेक्साडेसिमल में है, ये 16 बिट लोअर को रिप्रेजेंट करेगा 4240 और ये 16 बिट हायर बिट को देखिए। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो डाटा फॉर्मेट में चले जाइए और हेक्साडेसिमल मोड में देखना चाहते हैं तो इसको हेक्साडेसिमल में। तो F देखिए इसका अगर आप 10 लाख को अगर चेक करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में कितना लिखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू देखिए 32 बिट में ये F 4240 को आप अगर चेक करेंगे तो ये 10 लाख को शो करेगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। रैपिड टेबल इसको ओके कर दीजिए, फर्स्ट लिंक जो आएगा और यहाँ पे हेक्साडेसिमल पूछ रहा है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में जो हमारा वैल्यू था, हमारा वैल्यू क्या था हेक्साडेसिमल में, पहले F है, ठीक है, उसके बाद हमारा 4240 है। तो हम यहाँ पे देखिए F 4240 इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हेक्साडेसिमल डेसिमल में। ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल नंबर आ गया, यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपको पता चल गया कि ये लाख 10 लाख किस में शो हो रहा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर बाइनरी में तो इसको ओके कर दीजिए और यहाँ से बाइनरी में भी आप जाके देख सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए, बाइनरी में आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे हमको जो हेक्साडेसिमल में हमारा क्या था, ये F है, F 4240 को कन्वर्ट करके आप बाइनरी में चेक कर सकते हो। तो इतनी बाइनरी आएगी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। हमारा मेन जो सॉफ्टवेयर है मैंने HF में चेक किया है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करिए, डाटा फॉर्मेट पे चले जाइए। डाटा फॉर्मेट के बाद BCD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी हायर 16 बिट। अगर इसको मैं डाटा फॉर्मेट में बाइनरी में जाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारी ये जो बाइनरी हमारा निकल के आया था वही बाइनरी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो आप ऐसे डाटा फॉर्मेट को भी आप चेक कर सकते हो। ये हमारा 32 बिट का डाटा का मूव करने का था। अगर आपका रेंज 32,767 से अबव जा रहा है तो देखिए अब यहाँ पे हमने मूव इंस्ट्रक्शन, अगर यही हमको फ्लोट वैल्यू को मूव करना होता तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए हम समझ देते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू को मूव कराना चाहते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू को मूव कराना सिखाया है। मान लीजिए एक इनपुट है, अगर फ्लोट वैल्यू को मूव कराना चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए DMOV मूव R, डी मूव R, क्योंकि जो फ्लोट वैल्यू है वो 16 और 32 बिट दोनों को कवर करेगा, तो इसलिए मैंने डी मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है। सिर्फ 16 बिट का अगर मूव R लिखेंगे तो वो
प्रोग्राम एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा? क्योंकि हमारा जो फ्लोट वैल्यू होता है वो 16 और 32 बिट दोनों को इंक्लूड करेगा। अब देखिए मैं फ्लोट वैल्यू को मूव कराना चाहता हूँ, तो फ्लोट वैल्यू के लिए मैं f लिखूँगा, इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं और मान लेता हूँ मैं 45.5 को मूव कराना चाहता हूँ, 45.5 को मूव कराना चाहता हूँ, D10 में मूव कराना चाहता हूँ, डाटा रजिस्टर D10 में, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए डी मूव आर ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, और फ्लोट वैल्यू लिखा है मैंने 45.5 के 3 अंक तक ये गया। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको चाहिए। इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, अगर मैं आपको चेंज करना भी बता दूंगा। आपको सिमुलेट कर लीजिए इसको और यहाँ पे चले जाइए कम्युनिकेशन मोड पे, अनलाइन कर दीजिए प्रोग्राम को और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 45.500 लिखा है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो व्यू पे चले जाइए और ये फ्लोटिंग यहाँ पे फ्लोटिंग फॉर्मेट सेटिंग लिखा है। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे जनरल और एक्सपोनेंशियल लिखा है, ये नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 4, 5 जितना भी रखना चाहते हैं तो उतना रख सकते हैं। अगर आप 1.1 अंक तक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 45.50 लिख के आ जाएगा, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 45.5 दशमलव के 1 अंक तक का आपको शो हुआ। अगर दशमलव के 2 अंक तक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर अगेन चले जाइए, व्यू पे जाइए, व्यू पे जाने के बाद फ्लोटिंग फॉर्मेट सेटिंग पे चले जाइए, इसको ओके करिए और यहाँ पे नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस अगर 2 अंक तक देखना चाहते हैं तो 2 को ओके 2 ला के ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 45.50 आ गया। तो आप ऐसे देख सकते हो। अगेन इसको देखिए ऑनलाइन आपने कर दिया है इस प्रोग्राम को। जैसे ही मैं इसको X0 को सेट ऑन करूँगा ये 45.5 डाटा D10 में मूव हो जाएगा। और सेट ऑन किया, देखिए इसमें ये वैल्यू मूव हुआ है। बट आपको ये क्यों अजीब सा लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया। देखिए ये फ्लोट वैल्यू है और ये D10 में किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो आप इसको अगर सही तरीके से देखना चाहते हैं यहाँ पे चले जाइए, मॉनिटरिंग डिवाइस पे चले जाइए और मैंने डाटा रजिस्टर D10 को यूज़ किया है तो यहाँ पे लिख दीजिए D10 और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा वैल्यू के फॉर्मेट में दिखा रहा है, बट हमको इसकी वैल्यू को देखना किस फॉर्मेट में है, हमको इसको देखना है क्योंकि मैंने फ्लोट वैल्यू दिया तो फ्लोट के फॉर्मेट में देखना है। तो यहाँ में देखना चाहते हैं तो अगेन व्यू मोड पे आ जाइए। व्यू मोड पे आने के बाद यहाँ पे चले जाइए, फ्लोटिंग डाटा फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। फ्लोट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 45.5 डाटा आपको मूव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से व्यू मोड में जाके आप यहाँ पे चले जाइए मॉनिटरिंग डाटा फॉर्मेट पे। मीन्स मॉनिटरिंग किस फॉर्मेट में डाटा को दे, अगर साइन डेसिमल में देखना चाहते हैं तो इसको ओके कर दीजिए, हेक्साडेसिमल में देखना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल को ओके कर दीजिए, ASCII में देखना चाहते हैं तो ASCII में। हमने फ्लोट को भेजा तो फ्लोट में देखना चाहते, देखिए साइन डेसिमल में कर दूंगा तो कुछ ऐसा वैल्यू करके आ जाएगा। अगर इसको मैं देखना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल में तो ओके कर दीजिए तो हेक्साडेसिमल में कुछ इस टाइप का वैल्यू आ जाएगा। तो जिस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं यहाँ पे व्यू मोड में जाके आप डाटा को देख सकते हैं। ये अभी मैंने फ्लोट वैल्यू को कैसे मूव करते हैं इन सब का मैंने यूज बताया है। आगे हम B मूव F मूव करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा ही होते जा रहा है और आगे हम ये सीखेंगे कि हम किसी आउटपुट किसी बीट को कैसे हाई करा सकते हैं मूव इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।